अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम कंपोनेंट के बारे में जानेंगे कि कंपोनेंट रिएक्ट में क्या है और किस तरह हम इसे यूज़ करेंगे रिएक्ट में। सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं कि आप कोई भी मॉडर्न फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे, चाहे वो रिएक्ट हो, एंगुलर हो, व्यू हो, आप लाजमी तौर पर कंपोनेंट का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे भी और इसे इम्प्लीमेंट भी करेंगे। ठीक है, तो इसमें मैं ये कह सकता हूँ कि कंपोनेंट रिएक्ट, व्यू या एंगुलर कोई भी टेक्नोलॉजी हो फ्रंट एंड, अभी के लिए मॉडर्न जो टेक्नोलॉजीज हैं उनमें वो एक कंपोनेंट, एक बिल्डिंग ब्लॉक्स है। तो आप कोई भी इनमें से टेक्नोलॉजी पढ़ें तो इन सब में आप लाजमी तौर पर कंपोनेंट का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और इन सब में कंपोनेंट का कॉन्सेप्ट सेम है, इनमें कुछ इतना डिफरेंस नहीं है। ठीक है, तो अभी हम ये देखते हैं कि कंपोनेंट होता क्या है। अच्छा, कंपोनेंट है क्या? इसको इस तरह समझे कि हम एक लार्ज फाइल को स्मॉल पीसीज ऑफ कोड में डिवाइड कर लेते हैं, या इस तरह समझ लें कि एक लार्ज फाइल को स्मॉल फाइल्स में हम डिवाइड कर लेते हैं। उनका फ़ायदा हमें ये होता है कि अगर वो जो हमने फाइलें डिवाइड की हैं उन फाइल की अगर किसी दूसरे पेज को ज़रूरत है तो हम इसमें ये नहीं करेंगे बार बार कोड को कॉपी पेस्ट करेंगे। तो इसमें ये है कि हम उस कोड को हम यहाँ पर कॉल करवाएंगे और हमारा काम हो जाएगा। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ इसकी। कंपोनेंट होता क्या है बेसिकली कि हम लार्ज पेज को स्मॉल पीसेस ऑफ कोड में या स्मॉल पीसेस ऑफ फाइल्स में डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, इसकी एग्जांपल ये है कि फर्ज करें हमारे पास एक होम पेज है जिसमें हमारे पास नैब बार भी है, फुटर भी है, मेन कंटेंट भी है। अब हमें पता है कि हमारे नैब बार, जो हमारा नैब बार है वो हम डिफरेंट पेजेस में हमने यूज करना है नैब बार को। तो हम क्या करेंगे कि उस नैब बार की एक अलग से एक कंपोनेंट बना लेंगे, अलग से एक फाइल बना लेंगे, और जब किसी दूसरे पेज में अगर उस नैब बार की जरूरत होगी तो हम सिर्फ उस नैब बार को कॉल करवाएंगे, बस। इसमें ये नहीं होगा कि हम बार बार नैब बार का कोड कॉपी पेस्ट करेंगे, इसमें ये नहीं होता। तो कंपोनेंट बेसिकली होता यही है कि बस कोड को डिवाइड कर लो छोटे छोटे पीसेस में ताकि हम इसे रीयूज कर सकें डिफरेंट जगह, डिफरेंट प्लेसेस पर। ठीक है, तो ये बेसिकली 3-4 डेफिनेशन है जो मैंने यहाँ पर स्लाइड में लिखी हुई है। मेरे ख्याल में अभी शायद आपको समझ ना आए, मैं आपको अभी दिखाता हूँ प्रैक्टिकल में एक वेबसाइट दिखाता हूँ, उसमें मैं आपको दिखाता हूँ कि कंपोनेंट क्या क्या है, फिर मैं आपको डेफिनेशन ये सारी समझाता हूँ। ठीक है, अच्छा ये देख लें, एक वेबसाइट है, ये बेसिकली वेबसाइट गीक्स फॉर गीक्स से मैंने ये स्क्रीनशॉट लिया है। ठीक है, तो यहाँ पर ये देखें, मैं इसे हाईलाइट भी करके दिखाता हूँ। अब देखें मैंने किया कि इस नैब बार ऊपर देखें, इस सर्च बॉक्स को यहाँ पर ये देख, सॉरी, इसको देखें, यहाँ पर हो नहीं रहा मेरे ख्याल में, यहाँ पर मेरे ख्याल में नहीं होगा, चलें हाईलाइट नहीं हो रहा, कोई मसला नहीं। यहाँ पर देखें, ये सर्च बॉक्स देखें कि मैंने सर्च बॉक्स की एक अलग से फाइल बना ली। कंपोनेंट बेसिकली ये अलग से कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, कंपोनेंट बस यही है कि हमने कोड को स्मॉल पीसीज में डिवाइड करना है। तो मैं क्या करूंगा कि जो हमारे पास सर्च बॉक्स है ना, इसकी अलग से मैं JS फाइल बना लूंगा, जावास्क्रिप्ट की एक अलग से इसकी फाइल बना लूंगा, और जहां पर इसकी जरूरत होगी वहां पर मैं इसे कॉल करवा लूंगा। और इस तरह ये नैब बार के देखें, ये पूरा का पूरा नैब बार, मुझे पता है कि ये मैंने डिफरेंट प्लेसेस पर इसको यूज करना है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, इसकी एक अलग से एक कंपोनेंट, अलग से एक फाइल बना लूंगा, और जहां जहां इसकी जरूरत होगी वहां पर मैं इसे कॉल करवा लूंगा। ठीक है, कॉल कराने से मुराद क्या है कि मैं इसे प्रैक्टिकल में आपको दिखाता हूँ कॉल करने से मुराद क्या है। ठीक है, अब इसे साइड बार को देखें। यार ये हाईलाइट क्यों नहीं हो रहा, एक मिनट मैं देखता हूँ। हाँ ठीक है, हो रहा है लेकिन थोड़ा सा मसला कर रहा है। ओके, कोई मसला नहीं। अच्छा, यहाँ पर इस साइड बार को देखें, साइड बार को देखें, इतने हैं। ठीक है, अब हो सकता है कि इस साइड बार की मुझे डिफरेंट फाइल्स में जरूरत हो तो मैं इसका एक अलग से कंपोनेंट बना लिया। और इसके अलावा मेन कंटेंट देखें, यहाँ पर मेन कंटेंट में भी मैंने क्या किया,
कि इसका एक अलग से कंपोनेंट बना लिया, हो सकता है कि इसकी कहीं पर जरूरत हो ताकि मैंने इसे कंपोनेंट बना लिया। अब कंपोनेंट किस तरह आप डिसाइड करेंगे कि आप कंपोनेंट किस चीज का बनाएंगे, ये बेसिकली मैं आपको बताऊं तो ये ना एक्सपीरियंस यार आपको थोड़ा थोड़ा ना एक्सपीरियंस से ही आएगा, प्रैक्टिकल करके ही आएगा कि किस चीज को आपने कंपोनेंट बनाना है और किसको नहीं। ये बेसिकली मैं सही बताऊं तो यार प्रैक्टिकल से ही आएगा। हम बकायदा प्रैक्टिकल करेंगे, उसकी टेंशन ना लें। मैं आपको बकायदा प्रैक्टिकल में हर कोई चीज भी समझाऊंगा, ठीक है। वेबसाइट बकायदा पूरी बनाकर दिखाऊंगा भी, उसमें सारा कुछ दिखाऊंगा। अभी के लिए ये देख लें कि कंपोनेंट में हमने चीज को डिवाइड कर लिया। मैं आपको अब एक रियल लाइफ एग्जाम्पल देता हूँ। रिएक्ट का ऑफिशियल जो वेबसाइट है वहां पर मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, ठीक है। मैं एक मिनट पीछे करता हूँ इसे। ये रिएक्ट की एक ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पर देखें, नैब बार पर देखें, अगर मैं डॉक पर क्लिक करूं, नैब बार के डॉक पर क्लिक करूं तो आप देखेंगे कि नीचे कंटेंट चेंज हो रहा है। ट्यूटोरियल पर क्लिक करूं, ब्लॉग पर क्लिक करूं, कम्युनिटी पर क्लिक करूं, सब में मैं क्लिक करूं तो नीचे वाला कंटेंट चेंज हो रहा है, लेकिन हमारी नैब बार चेंज नहीं हो सकती, नहीं हो रही, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, अगर मैं ये वेबसाइट बनाऊं रिएक्ट वालों की, तो मैं ये करूंगा कि इस नैब बार को, इस पूरे के पूरे नैब बार को मैं एक फाइल में रख लूंगा, ठीक है। इस फाइल में रख लूंगा और मैं डिफरेंट पेजेस में, मतलब डॉक, ट्यूटोरियल, ब्लॉग और कम्युनिटी, ये डिफरेंट पेजेस है ना, तो इनमें मैं सिर्फ इस नैब बार को कॉल करवा लूंगा, इंस्टेड के मैं हर एक पेजेस में इसे कॉपी पेस्ट करूं इसका कोड, ठीक है। और इसमें देखें कि हो सकता है कि मैं एक मिनट, ठीक है, हो सकता है कि ये नीचे वाला जो हमारे पास हेडर नजर आ रहा है आपको, इसका भी एक अलग से मैं कंपोनेंट बना लूं। सॉरी यहाँ पर ना ज्यादा मुझसे बन नहीं रहा, एक मिनट मैं ट्राई करता हूं। अच्छा, यहाँ पर ये देखें कि हो सकता है कि इस हेडर का मैं एक अलग से मैं एक कंपोनेंट बना लूं, ठीक है। और इसके अलावा क्या है कि नीचे आता हूं मैं, अब इसको देखें, हो सकता है कि मैं इसका भी अलग से मैं एक कंपोनेंट बना लूं इनका, ठीक है। तो ये मुझ पर डिपेंड करता है कि मैं देखूंगा, साइड को देखता हूं तो मैं ये डिसाइड करता हूं कि यार इसका एक कंपोनेंट बन सकता है, ठीक है। अगर हम मजीद नीचे आए तो यहाँ पर देखेंगे आपको फुटर नजर आएगा, तो हो सकता है कि मैं फुटर का भी एक अलग से कंपोनेंट बना लूं। तो मैं ही डिसाइड करूंगा कौन सा कंपोनेंट मैंने बनाना है कौन सा नहीं, ठीक है। ये आपको एक्सपीरियंस से ही आएगा, चीजें हम करेंगे सारा प्रैक्टिकल, सारी वेबसाइटें हम प्रैक्टिकल में देखेंगे। अभी के लिए आप ये समझ लें कि कंपोनेंट होता क्या है। मैं आपको यहाँ पर डेफिनेशन पर लेकर चलूं तो कंपोनेंट है क्या कि कंपोनेंट इज अ इंडिपेंडेंट रीयूजेबल कोड ब्लॉक विच डिवाइड द यूजर इंटरफेस इनटू स्मॉलर पीसेज। मतलब कंपोनेंट होता क्या है कि हमारे पास स्मॉल पीसेज ऑफ कोड होता है, जिसमें जो करता क्या है कि हमारे यूजर इंटरफेस को हम क्या करते हैं कि स्मॉल पीसेज ऑफ कोड में यूज कर लेते, डिवाइड कर लेते हैं और इनको डिफरेंट जगह पर यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंट डेफिनेशंस हैं, आप इसे यहाँ पर देख सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में ये स्लाइड भी अपलोड कर दूंगा, ठीक है, और मजीद रिसोर्सेज भी ऐड कर दूंगा ताकि वहां से भी आप पढ़ सकें कंपोनेंट के रिलेटेड। अब नेक्स्ट चलते हैं हम। अच्छा, मेजर हमारे पास दो तरीके हैं कंपोनेंट बनाने के, ठीक है। पहला है फंक्शनल कंपोनेंट, दूसरा है क्लास बेस्ड कंपोनेंट। ये स्पेलिंग मिस्टेक होगी मेरे से, क्लास कंपोनेंट है, नोट अ क्लास कंपोनेंट, ठीक है, अब ठीक है। अच्छा, तो दो तरीके हैं कंपोनेंट बनाने के, फंक्शनल कंपोनेंट और क्लास बेस्ड कंपोनेंट से। मैंने शायद आपको नहीं बताया कि आप रिएक्ट, पूरी की पूरी रिएक्ट एप्लीकेशन एक फंक्शनल कंपोनेंट से भी बना सकते हैं और एक क्लास बेस्ड कंपोनेंट से भी पूरी की पूरी वेबसाइट रिएक्ट वाली बना सकते हैं, और इन दोनों को मिक्स करके भी आप पूरी की पूरी रिएक्ट वेबसाइट बना सकते हैं, ठीक है। फंक्शनल बेसिकली जब रिएक्ट आई थी ना तो वो क्लास बेस्ड कंपोनेंट पर थी, फंक्शनल कंपोनेंट का पहले कॉन्सेप्ट नहीं था, ठीक है। पहले क्लास बेस्ड थी, लोग वेबसाइट बनाते थे, क्लास बेस्ड बनाते थे, लेकिन आस्ता आस्ता फंक्शनल कंपोनेंट आया और उनमें फिर चीजें अपडेट होती रही। तो आजकल आप देखेंगे ज्यादातर लोग फंक्शनल कंपोनेंट से ही वेबसाइटें बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये स्पेलिंग मिस्टेक भी है, ठीक है। तो जो भी है, बहरहाल दो तरीके हैं, आप दोनों तरीके से भी कर सकते हैं। हम जो लेकर चलेंगे तरीका वो ये है, जो हम लेकर चलेंगे तरीका वो फंक्शनल कंपोनेंट को लेकर चलेंगे, ठीक है। मैं आपको फंक्शनल कंपोनेंट का एक कोड भी दिखा देता हूँ,
यहाँ पर ये देखें फंक्शनल कंपोनेंट में आप कंपोनेंट किस तरह बनाएंगे। फर्स्ट करें, मैंने एक hello.js की फाइल बनाई और उसमें मैंने फंक्शन लिखा, फंक्शन का नाम मतलब जैसे जावास्क्रिप्ट में यार फंक्शन बनाते हैं, फंक्शन का कीवर्ड, उसका नाम, और रिटर्न में मैंने एक JSX या HTML रिटर्न कर ली। अगर आपको पता नहीं है कि JSX क्या है तो आप मेरी पिछली वीडियो देखें, उसका लिंक मेरे ख्याल में ऊपर आ रहा होगा, आपको नजर आ रहा होगा, तो वहां से जाकर आप JSX देख सकते हैं, मैंने डिटेल में बताया है। ठीक है, उसके अलावा आप फंक्शन इस तरह भी नॉर्मल फंक्शन भी बना सकते हैं और एरो फंक्शन भी बना सकते हैं, आपकी मर्जी है, जिस तरह मर्जी आप फंक्शनल कंपोनेंट इन दोनों तरीकों में से कोई भी तरीका यूज कर सकते हैं। इसके अलावा क्लास बेस्ड कंपोनेंट में अगर आपको बताऊं तो वो किस तरह होता है, क्लास कीवर्ड लिखते हैं, उसके बाद उसका नाम, मैंने यहाँ पर लिखा है एक्सपेंसिव एंट्री आइटम, एक्सटेंड एक कीवर्ड है, और उसके बाद रिएक्ट डॉट कंपोनेंट, बेसिकली हम एक कंपोनेंट को एक्सटेंड करवा रहे हैं, जो रिएक्ट का कंपोनेंट है उसको एक्सटेंड करवा रहे हैं, उसकी क्लास को एक्सटेंड करवा रहे हैं। ठीक है, तो आपको ये एक्सटेंड कीवर्ड, रिएक्ट डॉट कंपोनेंट, ये एज इट इज लिखना है, क्लास एज इट इज लिखना है, ये बस आप चेंज कर सकते हैं क्लास का नाम। ठीक है, उसके अंदर हमारे पास रेंडर मेथड होगा, ये आपने एज इट इज लिखना है, और रिटर्न में आप कुछ भी रिटर्न करवा सकते हैं। तो यहाँ पर JSX मैंने रिटर्न करवाई, मैंने बस वैसे आपको एग्जांपल दी है, क्लास बेस में इस तरह होता है। आप देखें कि फंक्शनल कंपोनेंट में कितना आपको मतलब लाइन ऑफ कोड कितना आपको लेस लिखना पड़ा है, और ये मतलब इजी भी है, लेकिन अगर क्लास बेस को देखें तो ये कितना कॉम्प्लेक्स भी है। लेकिन इस क्लास बेस कंपोनेंट के भी आप अलग से बेनिफिट हैं, वो हम डिस्कस नहीं करेंगे क्या है क्या नहीं है। ठीक है, तो अभी हम प्रैक्टिकल की तरफ चलते हैं यार, थ्योरी बड़ी पढ़ ली। अभी के लिए ज़हन में आप ये डाल लें कि कंपोनेंट क्या है, कि सिर्फ और सिर्फ हमारे पास यूजर इंटरफेस को स्मॉल पीसीज में हम डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, तो ये मेरा एक रिएक्ट प्रोजेक्ट आपने देखा होगा पिछली वीडियो में भी, सिंपल इसमें बाकी मैंने फाइलें डिलीट कर दी हैं। ये हमारे पास क्या है कि हमने ये चीज़ें इंपोर्ट हैं, हमने क्या किया, रूट एलिमेंट को टारगेट किया और इसमें हम ऐप कंपोनेंट को रेंडर करवा रहे हैं। यहाँ पर आप देखेंगे ऐप कंपोनेंट है और इसमें क्या है कि हमारे पास रिटर्न करवा रहे हैं हम हाई। ठीक है, तो इसको मैंने रन भी किया हुआ है। npm आप अगर npm यूज करते हैं तो npm स्टार्ट लिखेंगे, और यान करते हैं तो यान स्टार्ट से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आपकी एप्लीकेशन जैसे ही रन होगी तो आपको इस तरह चीज नजर आएगी, हाई नजर आएगा। ठीक है, अब मैं करता क्या हूँ, हम शुरू से लेकर चलते हैं कि कंपोनेंट किस तरह बनाना है और चीजें किस तरह लेकर चलती हैं। मैं करता हूं यहां से JS फाइल डिलीट कर देता हूं। ठीक है, अभी के लिए मेरे पास SRC फोल्डर के अंदर अभी के लिए मेरे पास क्या है, और मेरा ये फाइल मैंने एक्स्ट्रा बनाई है, मैं इसे डिलीट कर देता हूं। ठीक है, अभी के लिए SRC के फोल्डर के अंदर मेरे पास क्या है, इंडेक्स की फाइल है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। मैं इसे भी यहाँ से रेज कर देता हूं और इससे भी रेज कर देता हूं। ठीक है, अब हम एक कंपोनेंट बनाते हैं, कंपोनेंट का नाम हम रख लेते हैं ऐप। ठीक है, कोई भी नाम रख सकते हैं, मैं यहाँ पर ऐप कंपोनेंट बनाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आप राइट क्लिक करेंगे, मैं इसे ना थोड़ा सा 1 मिनट जूम कर देता हूँ ताकि आपको नजर आए। इतना ठीक है, मेरे ख्याल में आपको नजर आएगा। SRC फोल्डर पर आपने क्लिक करना है और यहाँ पर लिखना है न्यू फाइल, और यहाँ पर अब कंपोनेंट की फाइल जब बनानी है ना, आपने जो भी कंपोनेंट का नाम रखना है उसका फर्स्ट लेटर आपने कैपिटल करना है। ठीक है, ये एक कह सकते हैं कि सभी डेवलपर इस तरह फॉलो करते हैं, ये आप भी यही टेक्निक फॉलो करें। ठीक है, जो भी आप कंपोनेंट की फाइल का नाम रखेंगे वो आप फर्स्ट कैपिटल ऑलवेज कैपिटल होगा, मतलब फर्स्ट लेटर ऑलवेज कैपिटल होगा। ठीक है, जैसे मैंने ऐप रखना है तो ऐप का फर्स्ट जो लेटर होगा वो मैं कैपिटल करूंगा, बाकी स्मॉल कर ले कोई मसला नहीं, .js, क्योंकि जावास्क्रिप्ट में हम ये काम कर रहे हैं तो JS फाइल का नाम होगा। मैं एंटर करता हूं तो आपको फाइल यहाँ पर बनकर नजर आएगी, तो यहाँ पर आप देखें। ठीक है, अब क्या करता हूं, मैं इसे थोड़ा सा नीचे कर लेता हूं। ठीक है, अब इसमें कंपोनेंट बनाना कैसे, हमने सिंपल है यार, फंक्शन का हम कीवर्ड लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है, फंक्शन का नाम, अब फंक्शन का नाम मैं आपको रेकमेंड करूंगा जो आपका फाइल का नाम है वही रखें। आप यहाँ पर फंक्शन का नाम कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन आपने जिस नाम से फाइल बनाई है तो वही आप वही आप फंक्शन का नाम रखें। ठीक है, जैसे मेरी फाइल का नाम है ऐप, तो मैं ऐप रखूंगा। मेक श्योर कि आप जो फंक्शन का नाम रखें उसका फर्स्ट लेटर आप कैपिटल रखें, वरना आप
का कंपोनेंट वर्क नहीं करेगा। ठीक है, मेक श्योर, दोबारा बताता हूं, मेक श्योर कि जो फंक्शन का आप नाम रखें उसका जो फर्स्ट लेटर है आप वो कैपिटल रखें। आप फाइल का नाम बेशक स्मॉल लेटर में रख सकते हैं, उसका मसला नहीं है, लेकिन फंक्शन का जो नाम होगा वो उसका जो फर्स्ट लेटर होगा वो आपने ऑलवेज कैपिटल रखना है रेक्ट में, वरना आपका कंपोनेंट वर्क नहीं करेगा। ठीक है, तो अच्छा, यहाँ पर मैंने ऐप लिखा, फंक्शन बनाया और ये है। ठीक है, इसमें मैंने रिटर्न करूंगा, रिटर्न कर लेते हैं H1 रिटर्न कर लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, H1 रिटर्न किया और इसमें लिख लेता हूँ सब्सक्राइबर लिख लेता हूँ, सब्सक्राइबर्स। ठीक है, अच्छा अब मैं इसे सेव करता हूँ। सेव करने के लिए आप फाइल से भी सेव कर सकते हैं। ठीक है, इसका शॉर्टकट है Ctrl+S, तो ये फाइल सेव हो जाएगी। ठीक है, अब देखें इस फाइल को हमने यहाँ पर, अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर कुछ ना कुछ तो हमने रेंडर करवाना है ना, मतलब स्क्रीन पर कुछ ना कुछ तो शो करवाना है ना। तो यहाँ पर हम इस कंपोनेंट को रेंडर करवाएंगे, इस पूरे के पूरे फंक्शन को रेंडर करवाएंगे, मतलब इसमें जो भी चीज है ना वो रेंडर करवाना चाहते हैं। तो इंडेक्स में आते हैं। अब फंक्शनल कंपोनेंट लिखने का तरीका क्या है, कंपोनेंट किस तरह लिखेंगे किसी दूसरी फाइल में। आपने क्या करना है कि लेस देन का साइन डालना है। ठीक है, उसके बाद फंक्शन का नाम, फंक्शन का नाम क्या है हमारे पास, ऐप। ठीक है, तो मैं इसका फंक्शन का नाम लिखूंगा और इसे क्लोज करूंगा। इसे सेल्फ क्लोज भी कर सकते हैं, इस तरह आपकी मर्जी है, और आप इस तरह भी इसे क्लोज कर सकते हैं, दोनों तरीके से आप चलेगा। ठीक है, तो मैं इसे सेल्फ क्लोज ही करता हूं इस तरह। ठीक है, अब मैंने क्या किया, मैं कह रहा हूं कि रेंडर करवा दो ऐप में, जो भी है वो स्क्रीन पर रेंडर करवा दो। ठीक है, तो ये वो ऐप में हमारा H1 है ना, ये हमें यहाँ पर रेंडर होकर नजर आएगा। ठीक है, अब मैं अगर इसे सेव करूं इस फाइल को, आप देखेंगे तो मुझे एक एरर नजर आएगा। मैं आपको स्क्रीन पर भी लेकर चलता हूँ। यहाँ पर देखें एरर क्या है, ऐप इज नॉट डिफाइंड, ऐप इज नॉट डिफाइंड इन लाइन नंबर 780 पर index.js की फाइल पर, index.js की फाइल पर ऐप इज नॉट डिफाइंड दिस लाइन। ठीक है, तो ये डीबग का तरीका मैंने आपको बता दिया किस तरह आप डीबग कर सकते हैं। अच्छा, तो यहाँ पर ये index.js को नहीं पता कि ऐप हमारा क्या है, उसको नहीं पता ये कंपोनेंट है या क्या है, हमें इसे बताना पड़ेगा ये कंपोनेंट है, वो किस तरह करेंगे। अच्छा, हमने जाना कहाँ पर है, सबसे पहले जाना है app.js की फाइल पर जाना है। ठीक है, यहाँ पर क्या करना है, इस फंक्शन इस कंपोनेंट को यहाँ से एक्सपोर्ट करवाएंगे। आपने जावास्क्रिप्ट के एडवांस ट्यूटोरियल में शायद आपने पढ़ा होगा कि एक्सपोर्ट क्या है, इंपोर्ट क्या है, किस तरह हम कोई भी वेरिएबल को, कोई भी फंक्शन को एक्सपोर्ट करवा सकते हैं, किस तरह इंपोर्ट करवा सकते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप किसी भी चैनल से देख सकते हैं, 15-20 मिनट की वीडियो है यार। तो अब हम इस फंक्शन को यहाँ से एक्सपोर्ट करवाएंगे। ठीक है, एक्सपोर्ट करवाने का तरीका ये है, एक्सपोर्ट कीवर्ड लिखेंगे, मैं इसे डिफॉल्ट करवाता हूं। ठीक है, फिर से मैं आपको बता रहा हूं कि ये जो है ये रिएक्ट का कॉन्सेप्ट नहीं है, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट है, ये बेसिकली जावास्क्रिप्ट का कॉन्सेप्ट है। अगर आपने नहीं पढ़ा तो आप जावास्क्रिप्ट में ये ट्यूटोरियल देख सकते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट इन जेएस। ठीक है, अब देखें एक्सपोर्ट करवाना चाहता हूं, डिफॉल्ट कंपोनेंट का नाम क्या है, ऐप। ठीक है, ये वाला ऐप, तो मैंने इस फाइल में से इसको एक्सपोर्ट करवा लिया। एक्सपोर्ट करवाने से मुराद क्या है कि अब मैं इस ऐप को किसी भी फाइल में यूज कर सकता हूं इस स्टेटमेंट की वजह से। ठीक है, मैं इसे अब सेव करता हूं। अब देखें दोबारा अगर हम वहां पर चलें स्क्रीन पर, तो अभी भी आपको एरर नजर आ रहा होगा, ऐप इज नॉट डिफाइंड। हमने क्या किया, app.js को एक्सपोर्ट तो करवा लिया, लेकिन अब इस कंपोनेंट को हमें बताना भी है ना कि हमारे पास ऐप वाली चीज कहां पर पड़ी है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इंपोर्ट का यूज करेंगे। इंपोर्ट आगे फंक्शन का नाम या कंपोनेंट का नाम, हमने एक्सपोर्ट किस नाम से करवाया, इसे इस नाम से करवाया है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका नाम आ जाएगा ऐप। इंपोर्ट करवा लिया ऐप को, कहां से, फ्रॉम आगे सिंगल कोड में या डबल कोड में, दोनों में आप किसी भी कोड में लिख सकते हैं। मैं सिंगल कोड का यूज करता हूं या डबल कोड भी यूज करते हैं, कोई मसला नहीं। मैं कह रहा हूं कि इंपोर्ट करवा लो ऐप वाले कंपोनेंट को फ्रॉम किस फाइल से, यहां पर आपने लिखा है ./ किस फाइल से, ऐप
ये देखें आपको यहाँ पर ऑटो नजर आ रहा है ऐप, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा ऐप वाली फाइल में से। ठीक है, अब दोबारा देख लें क्या किया मैंने। सिंपल एक फंक्शन बनाया, अब इस फंक्शन को मैंने इंडेक्स में यूज करना है, तो यूज करने का तरीका ये है। ठीक है, लेकिन इंडेक्स वाली चीज फाइल को नहीं पता कि ये है क्या चीज, तो मैंने क्या किया, इस ऐप में से पहले मैं इस फंक्शन को एक्सपोर्ट करवाया। एक्सपोर्ट से मुराद ये है कि अब मैं कई बार किसी फाइल में भी इसे यूज कर सकता हूं, लेकिन वहां पर मुझे इंपोर्ट करवाना पड़ेगा इसको। इंपोर्ट आगे जिस नाम से हमने इसे एक्सपोर्ट करवाया है वो नाम यहाँ पर आएगा। ठीक है, फ्रॉम किस फाइल से, ./ऐप वाली फाइल से। ठीक है, अगर मैं अभी सेव करूं तो आपको कोई भी यहाँ पर एरर नजर नहीं आएगा। यहाँ पर ये देखें, और यहाँ पर भी अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको सब्सक्राइबर नजर आएगा। तो ये बेसिक सा स्ट्रक्चर है कंपोनेंट का, किस तरह आप कर सकते हैं ये चीजें। थोड़ा सा मजीद अब चीजें कॉम्प्लेक्स करते हैं, या थोड़ा सा आपको लर्न करवाने की कोशिश करता हूं मैं किस तरह करना है आपने। ठीक है, ऐप में चलते हैं हम, क्योंकि ऐप तो हमारी इस इंडेक्स में रेंडर हो सकती है ना, तो हम एक कंपोनेंट में दूसरा कंपोनेंट भी रेंडर करवा सकते हैं या कॉल करवा सकते हैं। ठीक है, अभी के लिए करेंगे क्या, इस ऐप कंपोनेंट में सारे दूसरे हमारे कंपोनेंट है ना, वो सारे हम कॉल करवाएंगे। ठीक है, अच्छा SRC फोल्डर पर आना है आपने, मैं इसे थोड़ा सा बड़ा कर दूं। ठीक है, यहां पर आपने एक फोल्डर बनाना है, फोल्डर कंपोनेंट के नाम से। मैं आपको साथ साथ बेस्ट प्रैक्टिस भी बता रहा हूं कि किस तरह आपने फोल्डर स्ट्रक्चर मैनेज करना है। ठीक है, प्रोग्रामर आप वो अच्छे प्रोग्राम तब बनेंगे, अच्छा प्रोग्राम तब बनेंगे जब आप फोल्डर बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉलो करोगे फोल्डर स्ट्रक्चर की। ठीक है, क्योंकि अगर फर्ज करें आपको सारा कोड आता है, कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स कोड भी आता है, लेकिन अगर आप कोड को मैनेज नहीं करेंगे, क्योंकि हो सकता है कि दूसरे डेवलपर भी आपका ये कोड देखें, तो अगर उसे उनको समझ ही नहीं आएगी आपके कोड की कि कहाँ पर फाइलें कहाँ पर पड़ी हुई हैं, तो आप अच्छे डेवलपर नहीं है। तो आप बेस्ट प्रैक्टिस भी फॉलो करेंगे हम सारे के सारे ट्यूटोरियल में, कि कंपोनेंट वाली चीजें कंपोनेंट फोल्डर में जाएंगी, पेजेस वाली चीजें पेजेस वाली, और लॉजिक वाली चीजें लॉजिक वाली फोल्डर में। ठीक है, तो कंपोनेंट्स का मैंने फोल्डर बनाया। इन कंपोनेंट के फोल्डर में मैं 3 फाइलें बनाऊंगा। पहली फाइल कौन सी है, पहले फाइल बना लेते हैं navbar, फर्स्ट लेटर कैपिटल। ठीक है, navbar.js। ठीक है, इसी कंपोनेंट के फोल्डर में मैं बनाऊंगा एक फाइल जिसका नाम है footer.js। ठीक है, और इसके अंदर मैं बनाऊंगा एक फाइल जिसका नाम है main.js। ठीक है, अब देखें इस कंपोनेंट के फोल्डर में मैंने 3 फाइलें बना ली, मेन, navbar, मेन और फुटर। ठीक है, अब सबसे पहले चलते हैं हम, मैं एक मिनट बाकी सब फाइलों को क्लोज कर दूं यहाँ से, यहाँ पर आए, इसे करें क्लोज ऑल। ठीक है, अब मैं चलता हूँ navbar पर, navbar.js वाली फाइल ओपन करनी है। ठीक है, और एक चीज मैं आपको सच बताना भूल गया कि ये है फंक्शनल कंपोनेंट, इस तरह भी लिख सकते हैं और आप एरो फंक्शन से भी बना सकते हैं। मैं इसे कमेंट करता हूँ, कमेंट आउट करता हूँ, इस तरह मैं कमेंट करता हूँ। अब एरो फंक्शन बनाऊंगा, कॉन्स्ट वेरिएबल का नाम ऐप और आगे एरो फंक्शन। ठीक है, इस तरह, और आगे मैं इसमें रिटर्न करूंगा और इसमें लिखूंगा हाई लिख देता हूं। ठीक है, आपको ताकि डिफरेंस पता चले स्क्रीन में कि हमारा एरो फंक्शन भी काम करता है। ठीक है, अब ये देखें, एरो फंक्शन से भी आप बना सकते हैं कंपोनेंट, इससे भी बना सकते हैं, लेकिन हम ये फॉलो करेंगे एरो फंक्शन, क्योंकि यार मॉडर्न चीज यूज करो यार, मॉडर्न चीज हर कोई यूज करो। ओल्ड तो ओल्ड है ना, और मॉडर्न इज गोल्ड, तो मॉडर्न यूज करो। तो मैं एरो फंक्शन ही बनाऊंगा, एरो फंक्शन से ही कंपोनेंट बनाऊंगा नाउ ऑनवर्ड ऑन माय वीडियोस। ओके, अच्छा तो हम चलते हैं, इसे मैं क्लोज कर देता हूं, हम navbar पर चलते हैं, navbar का कंपोनेंट बनाते हैं हम। ठीक है, कॉन्स्ट लिखना कीवर्ड। ठीक है, लेट लिख लें, कॉन्स्ट लिख लें, आपकी मर्जी है, वार लिख लें, आपकी मर्जी है। ठीक है, यहाँ पर मैं फंक्शन का नाम मैं लिखता हूँ navbar, मेक श्योर फर्स्ट लेटर कैपिटल हो। ठीक है, एरो फंक्शन, और यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, रिटर्न करवाता हूँ H1 में, यहाँ पर H1 में रिटर्न करता हूँ navbar। ठीक है, इसे मैं सेव करता हूँ। सेव करने के बाद मैं चलता हूँ, अब यहाँ पर इसे, यहाँ पर मैं इसे थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ इसे। अच्छा, navbar पर आ गया, अब मैं चलता हूँ ऐप पर।
अब मैं चलो यहाँ पर इसे कमेंट ही रहने दो, ठीक है, ताकि आपके काम आए। अच्छा, अब इंस्टेड मैं हाई यहाँ पर प्रिंट करवाने के मैं क्या करूंगा, रिटर्न करवाऊंगा हमारा कंपोनेंट, ठीक है। तो आपने क्या करना है, आपको पता है कंपोनेंट को किस तरह हम रिटर्न करवा सकते हैं। आपने लेस देन का साइन, कंपोनेंट का नाम, नेव बार, आई गेस यही है, ठीक है। और इसे सेल्फ क्लोज कर सकते हैं और दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, ठीक है। अब सीन ये है कि अगर मैं इसे सेव करूं तो आपको एरर नजर आएगा यहाँ पर, ये देखिए नैबर इज नॉट डिफाइंड, app.js में नैबर हमारी डिफाइंड नहीं है। तो इसको किस तरह रिजोल्व करें, आपको पता है यार। सबसे पहले इसे एक्सपोर्ट करवाएंगे हम, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट नैबर, ठीक है। एक्सपोर्ट करवा लिया तो यहाँ पर app.js में हमें इंपोर्ट करवाना है। मेक श्योर इंपोर्ट आप सबसे ऊपर करवाएं, फंक्शन से भी, हर कोई चीज से ऊपर आपने इंपोर्ट करवाना है, ठीक है। इंपोर्ट इंपोर्ट आगे फंक्शन का नाम, जो कंपोनेंट का नाम जो आप इंपोर्ट करवाना चाहते हैं। तो मैंने एक्सपोर्ट करवाया था नैब बार को, तो मैं यहाँ पर नैब बार लिखूंगा, नैब बार। और ये ऑटो इंपोर्ट हो गया, नहीं मैं इस तरह नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ कि इंपोर्ट करवाया नैब बार को फ्रॉम, कहाँ से, अब कहाँ से, अब देखें क्योंकि मेरा कंपोनेंट के अंदर नैब बार है, ये देखिए ना, कंपोनेंट फोल्डर के अंदर नैब बार है, तो मैं लिखूंगा /, कंपोनेंट का फोल्डर है मेरा, कंपोनेंट्स का फोल्डर है, उसके अंदर जो मेरा नैब है वो मैं यहाँ पर इंपोर्ट करवाना चाहता हूँ, ठीक है। अभी मैं इसे सेव करूंगा तो आपको यहाँ पर नैब बार नजर आएगा, ठीक है। मजीद चलते हैं अब देखें, मैं आपको हायरार्की बताता हूँ क्या हो रहा है। index.js में चलें, index.js में क्या है कि हम ऐप को रेंडर करवा रहे हैं। अब ऐप के अंदर क्या है, इस ऐप के अंदर, इस ऐप कंपोनेंट के अंदर दूसरा कंपोनेंट हम रेंडर करवा रहे हैं जो कि नैब बार, ठीक है। अब इसके अंदर हम क्या करते हैं, इंडेक्स को क्लोज करते हैं, कंपोनेंट को ओपन करें, main.js की फाइल पर चलें, ठीक है। यहां पर हम लिखते हैं, कंपोनेंट बनाते हैं मेन, ठीक है, एरो फंक्शन बनाया मैंने, ठीक है। इसको रिटर्न करवा देता हूं मैं h2 में, ठीक है। इसमें मैं लिख लेता हूं मेन, ठीक है। अब इसे एक्सपोर्ट भी करवा लेते हैं साथ के साथ, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट मेन, ठीक है। सेव करता हूं मैं इसे, ऐप पर चलता हूं। ऐप में मैं क्या करता हूं, रिटर्न, बेसिकली रिटर्न करवाना है ना हमने, तो मैं क्या करूंगा कि इसको ना यहाँ पर, क्योंकि हमने मल्टीपल कंपोनेंट रिटर्न करवाने यहाँ से, तो मैं सबसे पहले ये ब्रैकेट का यूज करूंगा, ये देख लें, ये ब्रैकेट स्मॉल ब्रेसेस भी कहते हैं इसे, ठीक है। ऐप बार, अब नैब बार के नीचे मैं मेन लिखना चाहता हूं, तो मैं क्या करूंगा, नैब बार के नीचे मेन, इसे सेल्फ क्लोज करूंगा। अभी के लिए आप देखें तो यहाँ पर एरर आपको नजर आ रहा होगा। रिएक्ट में सीन ये है, या हमें पता है कि रिटर्न में हम सिंगल रिटर्न ले सकते हैं, मल्टीपल रिटर्न हम नहीं ले सकते, ठीक है। तो हमें क्या करना होगा कि इसे रैप करना होगा, इन दोनों को किसी डिव में या किसी एलिमेंट में रैप करना होगा। हालांकि इसका एक सोल्यूशन है, लेकिन वो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे किस तरह हम इसको हैंडल कर सकते हैं। लेकिन अभी के लिए हम क्योंकि सीख रहे हैं कंपोनेंट, तो आपने क्या करना है, एक डिव बना लेना है यार, मान लें यार अभी के लिए मेरी बात, एक डिव बना लेना है जो कि एक पेरेंट होगा इन दोनों का। मैं इनको यहाँ से कट करता हूँ और यहाँ पर इन डिव एलिमेंट में पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं इसे, एक मिनट, ठीक है। इस तरह आपने क्या करना है, डिव एलिमेंट रिटर्न के अंदर एक पेरेंट बना लेना है इन दोनों का, ठीक है। हालांकि इनका बेहतर एक सोल्यूशन है कि किस तरह हम इन दोनों को रैप कर सकते हैं, मल्टीपल कंपोनेंट को रैप कर सकते हैं, लेकिन अभी के लिए हम डिव यूज कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, मैंने क्या किया, नैब बार के नीचे मेन कंपोनेंट बनाया, ठीक है। अभी मैं सेव करूंगा ना, अभी आपको एरर नजर आएगा। क्या कोई मुझे बता सकता है कि ये एरर क्यों आया? अगर मैं मेन की फाइल पर जाऊं तो मैंने फाइल बनाई है यार, ठीक है, एक्सपोर्ट भी करवाया हुआ है और इसे सही तरह से मैंने कंपोनेंट के स्टेप भी फॉलो किए हैं, लेकिन फिर भी एरर नजर आ रहा है मुझे। ये एरर क्यों नजर आ रहा है? अच्छा, यहाँ पर देखें एरर, तो एरर इसलिए है क्योंकि हमने इसे इंपोर्ट नहीं करवाया। इंपोर्ट
मेन फ्रॉम कहाँ से, फिर वही यार ./कंपोनेंट फोल्डर में मेन वाला, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं इसे सेव करूं तो आपको ये देखिए नैप बार के नीचे मेन नजर आ रहा है, ठीक। लास्ट ऑफ ऑल फुटर देख लेते हैं। आपने क्या करना है, मेन को क्लोज कर दें, नैप को भी क्लोज कर दें, footer.js की फाइल पर जाना है। अभी तो आप एक्सपर्ट हो गए होंगे यार ये काम में, तो एक्सपोर्ट footer इज इक्वल टू आगे ये चीज एरो फंक्शन रिटर्न, इसे हम h3 में ले लेते हैं, ठीक है, फुटर, ठीक है। लगे हाथ यहाँ पर एक्सपोर्ट भी करवा लेते हैं, सॉरी फुटर, ठीक है, इसे एक्सपोर्ट भी करवा लेते हैं यहाँ से, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट फुटर, ठीक है। मैंने इसे सेव किया। सेव करने के बाद मैं क्या करूंगा, ऐप पर चलता हूँ। ऐप पर मेन के नीचे इस कंपोनेंट को लेकर आते हैं, फुटर, और ये देखें ये ना मेरे एडिटर ने इसे ऑटो इंपोर्ट करवा लिया है। हालांकि ये ऑटो इंपोर्ट हम नहीं करवाएंगे क्योंकि आप शुरू में खुद से सीखेंगे इंपोर्ट किस तरह करवाना है, बाद में आप यूज करेंगे ऑटो इंपोर्ट किस तरह करवाते हैं, वो बात की बात है, मैं आपको बताऊंगा बाद में, ठीक है। तो फुटर लिखा और इसे इंपोर्ट भी करवा लेते हैं यहाँ से, इंपोर्ट फुटर, ये देखें फुटर फ्रॉम कंपोनेंट और इस वाले कंपोनेंट से, ठीक है। अभी मैं सेव करूं तो आपको ये देखें नैप बार मेन फुटर, ठीक है। अगर आप इसकी इनकी प्लेसेस चेंज करेंगे ना, अगर फर्ज करें यहाँ से मैं फुटर को कट करके इसके ऊपर नैप बार के ऊपर रखूंगा तो आपको सबसे पहले फुटर नजर आएगा, फिर नैप बार, फिर मेन। तो ये कंपोनेंट इस तरह काम करते हैं, ठीक है। तो आप प्रैक्टिस करिए डिफरेंट तरीके से ये किस तरह ये काम होता है। ये नहीं कि आप इसके अंदर कुछ कोड और भी मजीद ऐड नहीं कर सकते, आपकी मर्जी है। यहाँ पर अगर फर्ज करें मैं एक पैराग्राफ लिखना चाहता हूँ तो मैं ये पैराग्राफ इस तरह लिख सकता हूँ, गूगल, ठीक है। तो ये आपको फुटर नजर आएगा, गूगल नजर आएगा, नैप बार और मेन। तो आप डिफरेंट प्रैक्टिस से इसे करें, कंपोनेंट को इंपोर्ट करें, एक्सपोर्ट करें, डिफरेंट प्रैक्टिस से इसे फॉलो करें, ठीक है। दोस्तों अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दें, कमेंट कर दें और शेयर कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।